हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस1 क्लासेस में। हम इस वीडियो में यूपी टेट 2019 की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टाइप से परिचित हो जाएं। इससे आपकी प्रिपरेशन को और मजबूती मिलेगी और आप औरों से काफ़ी आगे होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पेपर मैंने खुद दिया था 2019 का यूपी टेट, और इसमें हिंदी में मेरा 30 में से 3 गलत है, और जो जो गलत है मेरा वो उस पर सर्किल किया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम पहले प्रश्न को, जो कि पेपर का 31वां प्रश्न है। तो आप देख पाएंगे कि 31वां प्रश्न है, पूछा गया है इसमें कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे पहले मधुबाला प्रकाशित हुई थी, फिर मधुबाला, फिर मधु कलश, और उसके बाद निशान निमंत्रण। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि सुमेल कीजिए, इसमें आपको मिलान करना था, और इसमें ये मतलब मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको जो आता है सबसे पहले उसको मिलाइए। तो मुझे याद था कि जो मतलब सेकंड काशी नागरिक प्रसारणी सभा, इसका मुझे कंफर्म था कि इसका होगा आंसर 1893। तो देख लीजिए कि दो का ए किस में है। तो दो का ए एक ऑप्शन मतलब तीसरे में है और एक चौथे में है, मतलब दो ऑप्शन तो गलत हो गए, पहला और दूसरा। और अब सही कौन सा होगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि जो पहले का होगा आंसर वो हो जाएगा सी, हिंदी साहित्य सम्मेलन का हो जाएगा 1910। इस प्रकार मैंने गलत लगाया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मतलब CAB, और तीसरा का जो बचा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 32वां का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे आगे का प्रश्न अब हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा गया है कि तुलसीदास के रचनाकार हैं, मतलब तुलसीदास एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मतलब ऑप्शन हैं इसके, पहले महादेवी वर्मा, दूसरा केशव दास, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और चौथा डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको रचनाओं को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, ताकि कोई भी रचना पूछे तो आप आसानी से बता सकें। चौथा पूछा है कि मतलब 34वां क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी पूछा है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, पहला है मनु भंडारी, दूसरा है प्रभा खेतान, तीसरा है सुषम देवी, और चौथा है उषा प्रियनवदा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभा खेतान, अन्या से अनन्या इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा गया है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो ये ऑप्शंस हैं आपके, कबीर, दूसरा दादू, तीसरा नानक, चौथा रैदास। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये कहा था संत रैदास ने। तो इस प्रकार 35 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आप तद्भव तत्सम अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और इसको निकालने का तरीका होता है, मतलब कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो वैसे ही लिखा जाता है, जैसे छ को अगर हम ख लिख दिए तो वो हो जाता है तत् ख लिख देंगे तो तद्भव हो जाएगा, और छ छत्री लिखा रहेगा तो वो हो जाएगा तत्सम। तो हम देख सकते हैं कि पहला त्रिकुटी मतलब तरह एकदम तत्सम वर्ड है, प्रभु भी तत्सम वर्ड है, नाथ भी क्या है तत्सम वर्ड है। तो एक ही वर्ड बचा जो खेत, मतलब ये क्या है तद्भव है। यहाँ अगर क्षेत्र लिख देता तो वो भी तत्सम हो जाता। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खेत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 खेत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज मतलब आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द। तो ऑप्शंस हैं धड़ाम, दूसरा है लाश, तीसरा औरत, चौथा पतलून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धड़ाम। ठीक है, ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 38। इसमें पूछा गया है
कि छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, मतलब इस मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, दूसरा है मिथ्या आडंबर, तीसरा ऑप्शन है अधिक पाने की लालच करना, और चौथा है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मतलब सॉरी योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। तो योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना ये तो गलत है, मतलब छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि ऋ प्लस वेद, दूसरा ऑप्शन है ऋक प्लस वेद, तीसरा ऋ प्लस गवेद, और चौथा है ऋग प्लस वेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऋक प्लस वेद। यह एक व्यंजन संधि है। आप लोग संधि और समास काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मतलब इसका यहाँ से क्वेश्चन आना तय है और आप गलत नहीं करोगे, इतना अच्छे से पढ़ के जाओ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40। देखिए समास का ही क्वेश्चन है कि आप बीती शब्द में समास है, मतलब आप पर बीती मतलब खुद पर बीती। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले कर्मधारय समास, दूसरा हो जाएगा द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास, और चौथा ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41। इसमें पूछा गया है कि घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है, मतलब इसमें आपको कारक बताना था। तो आप जानते हैं कि मतलब कारक आपको सभी पता होना चाहिए, और ऑप्शन हैं इसके अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, और चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक में ही होता है में पर, तो यहाँ लिखा है घोंसला में। तो इतने से ही आप जान पाओगे कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक, जो कि चौथा ऑप्शन है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या मतलब 42 से 43 में लिखा है आपको निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 42 व 43 के उत्तर दीजिए। मतलब आपको गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो चलिए हम गद्यांश पढ़ते हैं फिर आंसर देंगे। और गद्यांश जब भी पूछा जाए तो इसको सब करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है कि सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे ताकि हमको आंसर मिलते जाए। अगर हम पैसेज पढ़ के फिर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो हमको पैसेज दोबारा फिर से पढ़ना पड़ सकता है आंसर को ढूंढने के लिए। तो इसलिए पहले हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। तो सिर्फ प्रश्न को पढ़िए बस। जैसे 42 प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। ये रहा पहला वाला। दूसरा प्रश्न था है कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब चलिए पैसेज पढ़ते हैं। तो पैसेज में लिखा है गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। जो दूसरा मतलब 43वां प्रश्न पूछा था, यही पूछा था कि उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद, प्रयुक्त पद्यांश में गांधीवाद, देखिए गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो आपने अभी देखा, यहाँ देखिए पहले ही लाइन में लिखा है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो इस प्रकार आप वहाँ आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर सीधा सीधा तुरंत क्या लगा देंगे, पहला ऑप्शन है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। तो इस देखिए पहले एक ही लाइन पढ़कर आपका आंसर मिल गया। अब दूसरा आगे पढ़िए। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में ही सीमित हो चुके हैं। अब वाद वर्ड आ गया। अब वाद से अब तुरंत प्रश्न को देखिए। सबसे पहले यही पूछा था ना इसमें 42 कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो वाद किसमें सीमित हैं, यहाँ देखिए दिया है कि संसार में जितने भी वाद हैं वो प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसमें, राजनीतिक क्षेत्र में। तो इस प्रकार आपने देखा कि सिर्फ 2 लाइन पढ़ के हमने दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अगर आप पहले पैसेज पढ़ते तो आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता। हालांकि आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पूरा पैसेज, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी मेरा आंसर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे समय बचता है, मतलब पेपर में समय बचता है। तो हम यही करेंगे कि पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर पैसेज को पढ़ेंगे और हमको आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा। फिर टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। देखिए 2 रचना आ चुका है,
तो आपको रचना बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले चारों ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है धर्मवीर भारती, दूसरा रांगेर राघव, और तीसरा भगवती चरण वर्मा, और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धर्मवीर भारती। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछा गया है कि प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर मतलब जो दीर्घ स्वर होते हैं उससे ज़्यादा समय इसके उच्चारण में लगता है, तो उसको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है औम, दूसरा है ओम, तीसरा है ओम, और चौथा है ओम। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 का। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम प्रश्न संख्या 46। इसमें पूछा गया है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हम बहुत बार बहुत क्वेश्चन सिर्फ इस वर्ड की वजह से गलत कर पाते जाते हैं, हम नहीं का ध्यान नहीं देते और हम आंसर लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस जब भी प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप नहीं को अंडरलाइन कर देंगे। इससे क्या रहेगा, हम मतलब ध्यान रहेगा कि हमको क्या करना है, नहीं वाला करना है फिर मतलब है वाला करना है। तो प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द होगा, ऑप्शंस देखते हैं। लक्ष्य, हेतु, नियोजन, उद्देश्य। तो प्रयोजन का जो समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब प्रयोजन मीन्स लक्ष्य भी होता है, हेतु भी होता है और उद्देश्य भी होता है। जो नहीं होता है वो क्या होता है, नियोजन। ये इसका प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 47। यहाँ पूछा गया है विलोम शब्द। कहा है कि प्रश्न रिजु का विलोम शब्द है। रिजु मतलब होता है क्या, एक सरल लाइन। ठीक है, हम कहते हैं ना रिजु कोण मतलब 180 डिग्री, तो बस वही है। तो रिजु का जो विलोम हो जाएगा सिंपल, मतलब जो वक्र मतलब टेढ़ा हो, बस। तो एक ही ऑप्शन है वक्र। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, वक्र। बाकी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। और प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ आपको अशुद्ध वाला बताना है, अशुद्ध। तो ढाई मतलब जब भी आपको सही का पता ना चले, आप ये भी ध्यान देखिए कि जब भी आप सही ना जान पाएँ प्रश्न में, जैसे इसमें आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि सही कौन सा है ना, हालांकि अशुद्ध जानना है, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले सही वाला हटा दीजिए, गलत अपने आप निकल जाएगा। जैसे ढाई, ढाई मतलब होता है 2.5, तो ये अपूर्ण मतलब अपूर्णांक बोधक है, तो ये बिल्कुल सही है, मतलब शुद्ध है। दूसरा, दूसरा क्या है, एक क्रमवाचक है, बिल्कुल सही है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्रमवाचक शब्द हैं। और वह नौकर कोई विशेषण नहीं, सपोज हमको ये नहीं पता अभी। एक 26, 26 क्या है, एक पूर्णांक बोधक है, मतलब ये भी सही। मतलब जब तीन सही हो गए तो अशुद्ध कौन हुआ, सिंपल सा तीसरा। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यही अशुद्ध है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49। अब इसमें कहा है कि आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। ऑप्शंस हैं निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। आप भले तो जग भला मतलब आप पढ़े होंगे, निजवाचक सर्वनाम का परिभाषा ही होता है मतलब खुद का, मतलब वहाँ वर्ड रहता है, जैसे आप, ये सब, ये निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न था और मैंने लगा दिया था चील, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संतान। ये शब्द क्या है, पुल्लिंग है। ऑफिशियल यही है, बाकी मैंने ये लगाया था, तो ये मेरा गलत है। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 51। यहाँ देखिए ऊपर क्या दिया था, वहाँ गद्यांश पढ़ के आंसर देना था और यहाँ आपको पद्यांश पढ़ना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्न पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रश्न पढ़ सकते हो और फिर पैसेज पढ़ सकते हैं। इसमें पूछा गया कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, मतलब रस पूछा गया है प्रश्न संख्या 51 में। और 52 में पूछा गया है कि उपरोक्त पद्य किस कवि का है। तो चलिए सबसे पहले हम पद्य को पढ़ते हैं। पद्य में लिखा है कि वरदंत की पंगति कुंदक कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटय लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की,
निव छावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन की। तो यहाँ मतलब तुलसीदास ने इसको लिखा है। और आप देख सकते हैं यहाँ मतलब भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ कुछ कहा गया है। मतलब अब प्रश्न संख्या देखते हैं 51। इसमें पूछा गया है रस ना, इसमें रस पूछा गया है। तो आप देख लीजिए इसमें करुण रस है, कुछ ऐसा कोई भाव नहीं है, श्रृंगार का भी भाव नहीं है और शांत का भी कोई भाव नहीं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के से संबंधित होते वात्सल रस यहाँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, इसमें है उपयुक्त पद्य किस कवि का है। तो साफ साफ वहाँ लिखा गया है किस कवि का है, मतलब लास्ट में। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा वर्ड है तुलसी। ठीक है, अर्थात इसको किसने लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है। यहाँ इसलिए कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि जब नाम वहाँ खुद लिख दिया तो पूछा क्यों, ऐसा भी होता है हमारे उस समय प्रश्न, मतलब मन में आता है कि जब नाम ही लिख दिया वहाँ डायरेक्ट तो पूछा क्यों। तो इस वजह से भी कई लोग गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसा मत करिएगा, जब नाम ही लिखा है तो फिर उन्हीं का हो सकता है। ठीक है, तो तुलसीदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे प्रश्न संख्या 53। इसमें उच्चारण स्थान पूछा गया है। प्रश्न है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है यहाँ, शुद्ध, आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है। तो पहला ऑप्शन है बड़ा स मूर्धन्य, फिर छोटा स दंत, फिर च कंठ और ख तालव्य। तो आपको उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से याद होना चाहिए पूरा। तो इसमें पूछा है शुद्ध, तो शुद्ध इसका जो हो जाएगा, मतलब पहला तो गलत है, श तालु होता है न कि मूर्धन्य। ठीक है, छोटा सा ये दंत, ये सही है। बाकी च कंठ नहीं होता और ये भी क्या होता है, तालव्य नहीं होता है। तो पहला तीसरा चौथा गलत है, सिर्फ दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको याद करने के लिए एक ट्रिक है मेरी, मतलब मैंने बनाई है, वो आप जान सकते हो। जैसे KTM 2 यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए KTMDO, मतलब कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। मतलब जो क वर्ग होता है वो कंठ होता है, फिर ख वर्ग सॉरी च वर्ग हो जाएगा, यहाँ च वर्ग हो जाएगा तालु, और ट वर्ग हो जाएगा मूर्धा, और त वर्ग हो जाएगा दंत, और प वर्ग क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो कि जो स ख स हो जाते हैं ना, वो बड़ा सा तालु हो जाएगा, और खटकोर वाला स हो जाएगा मूर्धन्य, और छोटा सा हो जाएगा दंत। तो यहीं से मैंने आंसर निकाल लिया था कि जो छोटा सा होता है वो दंत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं, लेकिन आपको उच्चारण स्थान पूरा मतलब हर एक वर्ड का अच्छे से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। ठीक है, तो जो इसमें अशुद्ध कथन है, देख लेते हैं ऑप्शंस को। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। तीसरा ऑप्शन है श संयुक्त व्यंजन है। चौथा है विसर्ग कंठ वर्ण है। तो यहाँ जो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला क्या है, अशुद्ध है, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें लिखा है कि प्रश्न मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। इसमें यहाँ पूछा है कि अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, जल्दी में मतलब अशुद्ध को ध्यान नहीं देकर एक वचन लगा दिया था, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुवचन। मतलब यहाँ मेरे लड़के मतलब सिंपल है, वहाँ पुल्लिंग भी है, ये कर्ता भी है और एक वचन भी है, सिंपल। और तो कौन सा नहीं है, तो यही अशुद्ध है। ठीक है, बहुवचन यह नहीं है मेरे लड़के। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। इसमें पूछा है कि राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। मतलब वाच्य आप लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कर मतलब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो सबसे पहले आप तीसरा काट ही दोगे, कोई मतलब उभयवाच्य जैसा वाच्य नहीं होता। और यहाँ कर्मवाच्य भी नहीं है और भाववाच्य भी नहीं है, सिंपल सा वर्ड है। क्या मतलब वाक्य है राम आम खाता है, मतलब इसमें कर्म का मतलब कर्ता की प्रधानता है, तो इस प्रकार हो जाएगा कर्तृवाच्य इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रश्न संख्या 57। इसमें अलंकार पूछा गया है, और पूछा क्या गया है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। मतलब ये एग्जाम्पल तो एकदम रटा रटाया रहता है। इसका ऑप्शंस हैं उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे।
इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध देखेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे, अंगना, चाँद, आँख, अंक। तो चाँद को कैसे लिखते हैं शुद्ध रूप में, मतलब चाँद को हम ऐसे लिखते हैं, मतलब अर्धचंद्र बिंदु रहता है ना, और सॉरी पूरा चंद्र। आँख को कैसे लिखते हैं, आँख भी ऐसे पूरा चंद्र बिंदु रहता है, और अंक को हम ऐसे लिखते हैं, एक बिंदु रहता है ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार जो शुद्ध है मतलब ये सब अशुद्ध हो गए, और शुद्ध कौन सा है, सिर्फ अंगना। ये इस प्रकार हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 का पहला ऑप्शन। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 59। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, तो वर्तनी भी आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सन्निधि, समनिधि, सन्निधि, और चौथा ऑप्शन है सन्निधि। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो ऑप्शन नंबर चौथा है मतलब फोर्थ सन्निधि, ये करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। ये पैडागोजी से संबंधित प्रश्न है, और पूछा क्या है कि इसमें उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन पहला भाषिक नियमों के ज्ञान पर, दूसरा समय व अवधि पर, तीसरा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, और चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो आप जानते हो कि इसका एप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब उपचारात्मक शिक्षण की बात की गई है। तो आप उपचार कब करोगे, जब तक आपको किसी समस्या का कारण नहीं पता होगा। आप कारण जान के उसकी पहचान करोगे, फिर उसकी क्या कर पाओगे, आप उपचार कर पाओगे। तो ये रहा अंतिम प्रश्न हिंदी का। बाकी प्रश्न तो 150 होते हैं, लेकिन ये हिंदी के 30 प्रश्न थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने कितना किया, कितना प्रश्न सही किया, इसको आप देख लीजिएगा और ख़ुद को एनालाइज कर लीजिएगा कि अभी हम कहाँ गलत कर रहे हैं। उस भाग को आप अच्छे से तैयार करिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो जो सिलेबस में लिखा है सब आपका तैयार होना चाहिए एकदम। और मैं समझता हूँ कि लूसेंट, अगर आप लूसेंट से हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर है, और आपका पूरा कवर भी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।